हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपने वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी करंट अफेयर्स पे है और आज के हमारे कंटेंट्स है FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-2020, सेकेंड है वर्ल्ड फूड प्राइस 2020 और थर्ड है PK मोहंती कमेटी, फोर्थ है हमारा लूनर पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन यानी LPE मिशन। तो चलिए इसे एक साथ देखते हैं आज का अपना पहला टॉपिक फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 क्या है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ऑफ 2019 एंड 2020। तो हाल ही में FSSAI ने रिपोर्ट रिलीज़ किया है 2019-20 का। टोटल इसमें 5 पैरामीटर है फूड सेफ्टी के। पहला है ह्यूमन रिसोर्स, B है इंस्टीट्यूशनल डेटा, C है फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, D है हमारा ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और E है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। This is the second index of food safety which FSSAI released on the occasion of World Food Safety Day with the theme Food Safety is Everyone's Business। तो ये दूसरा ऐसा इंडेक्स है फूड सेफ्टी का जिसको FSSAI ने रिलीज़ किया है विश्व जो फूड सेफ्टी हमारा खाद्य सुरक्षा है उस के दिन पे। और जो थीम था वो था कि फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा हर किसी का अपना बिजनेस यानी सबका ये दायित्व बनता है हमारी खाद्य सुरक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है इट वॉज डेडिकेटेड टू दोज इन द सप्लाई चेन हु एंश्योर्ड द अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ फूड ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये उनको डेडिकेट किया गया जिन्होंने फूड की सप्लाई को बिल्कुल ब्रेक होने नहीं दिया। इतनी बड़ी महामारी में मेन जो रोल जिसने प्ले किया वो फूड सिक्योरिटी का ही था। अगर प्रॉपर सबको टाइम पे फूड नहीं मिलता तो हो सकता था कि इस महामारी से ज़्यादा हमें बुरा देखने को मिल सकता था, लेकिन अच्छे सप्लाई चेन होने की वजह से ये बढ़िया रहा, इसीलिए ये रिपोर्ट उनको डेडिकेट किया गया है। हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट के? तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हैव टॉप्ड एंड इंडेक्स्ड दैट रैंक्ड स्टेट इंश्योरिंग फूड सेफ्टी इन 2019-2020। तो 2019-20 में ये 3 राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जो कि इंडेक्स में सबसे उछले पायदान पे है। सेकंड है अमंग स्मॉलर स्टेट्स गोवा केम फर्स्ट फॉलोड बाय मणिपुर एंड मेघालय। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो सबसे आगे गोवा है, फिर मणिपुर है और तब मेघालय है। वहीं अगर यूटीज में देखा जाए तो सबसे आगे चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली है और तब अंडमान है और निकोबार आइलैंड है। सॉरी, सिर्फ अंडमान आइलैंड है। तो चलिए से एक साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ये क्या है देखते हैं। इट इज़ अ पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन। पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? तो FSSAI इज एन ऑटोनमस बॉडी स्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक ऑटोनमस यानी कि स्वतंत्र बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बनाई गई है। सेकेंड है it has been established under the Food Safety and Standard Act 2006 which is a consolidating statute related to food safety and regulation in India। तो ये एक एक्ट आया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में, उसके अंदर बनाया गया था जो कि पूरे जो स्टैच्यूट है रिलेटेड है फूड सेफ्टी या इंडिया में जो फूड से रिलेटेड रेगुलेशंस है तो उनका एक मिला जुला कि ये एक्ट है, नहीं दोनों को यही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है रूल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड promoting public health through the regulation and supervision of food safety। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जिम्मेदार है प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का पब्लिक हेल्थ थ्रू रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। खाद्य सुरक्षा को रेगुलेट करना और उनको सुपरवाइज करने का काम दोनों ही FSSAI करता है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन। तो इट इज हेडेड बाय अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट either holding or has held the position of not below the rank of secretary to the government of India। तो जो इसका हेड है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन करता है और वो अपॉइंट होता है केंद्र सरकार द्वारा, चाहे उसने होल्ड किया हो या कोई पोजीशन होल्ड किया हो। मतलब ये वही लोग बनते हैं जो जिनके जो रैंक है वो सेक्रेटरी से नीचे भारत सरकार में ना रही हो।
तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। तो जो भारतीय अमेरिकी जो सॉइल साइंटिस्ट है जिनका नाम डॉक्टर रतन लाल है, तो इनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 इनको दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस वर्ल्ड फूड प्राइज का? द वर्ल्ड फूड प्राइज इज द foremost international honor recognizing the achievements of individual who have advanced human development by improving the quality, quantity और availability of food in the world। तो ये प्राइज़ उनको दी जाती है जो कि ये चूँकि विश्व स्तरीय बहुत ही जाना माना प्राइज़ है, तो ये उनको दिया जाता है उस व्यक्ति को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने एडवांस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट किया हो, किसी तरीके की इम्प्रूव की हो या क्वालिटी में या क्वांटिटी में फूड जो सप्लाई है वर्ल्ड में उसमें, तो ये उनको दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है, किनको दिया जाना चाहिए? तो इट इज़ ओपन फॉर एन इंडिविजुअल विदाउट रिगार्ड टू रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी और पॉलिटिकल बिलीफ्स। चाहे जिस पार्टी के हो, जिस धर्म के हो, जात के हो, समुदाय के हो, देश के हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल को ये दिया जाता है। फील्ड कवर्ड कौन कौन से, इसमें कौन कौन से क्षेत्र को लिया जाता है? इट इज़ एन एनुअल अवार्ड दैट रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड फूड सप्लाई इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल एंड सॉइल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो ये एक एनुअल अवार्ड है, सालाना अवार्ड है, जो कि कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, जो भागीदारी है लोगों की उसको ये चिन्हित करता है जिन्होंने वर्ल्ड फूड सप्लाई में, जो चाहे वो प्लांट से हो, एनिमल के लिए हो, सोशल साइंस हो, फूड साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, तो इन किन्हीं क्षेत्रों में उन्होंने कोई अपना योगदान दिया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है कैश प्राइज। इन एडिशन टू द कैश अवार्ड ऑफ $250,000, the laureate receives a sculpture designed by the noted artist and designer Saul Bass। तो $250,000 इसमें कैश रिवॉर्ड दिया जाता है, साथ ही साथ एक स्कल्पचर, कोई मूर्ति जो कि सॉल बैस द्वारा डिज़ाइन की हो, वो भी दी जाती है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ द अवार्ड। तो अवार्ड कैसे प्रेजेंट होता है? द प्राइज इज रिप्रेजेंटेड ईच अक्टूबर और ऑन और अराउंड यूएन वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। तो ये अक्टूबर के महीने में लगभग 16 अक्टूबर, जिसको विश्व जो फूड दिवस होता है, खाद्य दिवस होता है, तो उसी के आसपास इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन विच हैज़ ओवर 80 कंपनीज, इंडिविजुअल एक्सेट्रा एज डोनर्स। द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन इज लोकेटेड इन डेसमोनीज USA। तो ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा, जिसमें लगभग 80 से ज़्यादा कंपनियां या इंडिविजुअल हैं, वो डोनर हैं। और ये जो फाउंडेशन है हमारा, ये डेसमोनीज जो USA में एक जगह है, वहाँ पे ये स्थित है। तो इस टॉपिक में इतना ही था, चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा पीके मोहंते कमेटी। The RBI of India has constituted a 5-member internal working group to review extant ownership guidelines and corporate structure for Indian private sector bank। तो RBI ने 5 लोगों का एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया है ओनरशिप जो गाइडलाइंस होती हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को लेके इंडियन प्राइवेट बैंक सेक्टर से जो जुड़ी हैं, तो इनसे जुड़ी ये कमेटी आरबीआई द्वारा बनाई गई है। ये 5 लोगों का ग्रुप है और जो हेड करेंगे वो है पीके मोहंते, इसलिए इस कमेटी का नाम भी उन्हीं पर रखा गया है। अब देखते हैं कमेटी के बारे में और क्या है। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर पीके मोहंते विल हेड द कमेटी विच विल सबमिटेड रिपोर्ट बाय 30 सितंबर 2020। तो उसको हेड करेंगे पीके मोहंते और रिपोर्ट सबमिट करेंगे 30 सितंबर 2020 तक। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या है कमेटी के? To review the extant licensing guideline and regulation relating to the ownership and control in Indian private sector bank and suggest appropriate norms.
तो जो गाइडलाइंस या रेगुलेशंस है प्राइवेट सेक्टर बैंक के लेके जो ओनरशिप से जो भी जुड़ी हैं बातें, तो उनको रिव्यू करने का काम ये कमेटी करेगी। नेक्स्ट स्लाइड हमारा, to examine and review the eligibility criteria for individual or entities to apply for banking license। और साथ ही साथ कोई अलग व्यक्ति हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसने बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हो तो उसको भी एग्जामिन करने का काम ये कमेटी करेगी। नेक्स्ट है टू स्टडी द करंट रेगुलेशन ऑन होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल सब्सिडरी through non-operative financial holding company, that is NOFHC, and suggest the manner of migrating all bank to uniform regulation in the matter। तो ये उनको भी पढ़ने का काम करे जो करंट रेगुलेशंस है होल्डिंग है किसी भी फाइनेंशियल सब्सिडरी के थ्रू जो कि नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल बैंकिंग होल्डिंग का है, तो उनको भी पढ़ने का काम करेगी। नेक्स्ट है टू एग्जामिन द नॉर्म्स फॉर प्रमोटर शेयर होल्डिंग एट द इनिशियल और लाइसेंसिंग स्टेज and subsequently along with the timelines for dilution of the shareholding। तो उनको भी एग्जामिन करेगी उन सारे नॉर्म्स को जो कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग से जुड़ी हैं, वो चाहे इनिशियल हो, लाइसेंसिंग स्टेज हो या फिर कोई भी टाइमलाइन या डाइल्यूशन शेयर होल्डिंग के लिए दिया गया हो। तो इस टॉपिक में इतना है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि LPE मिशन। देखते हैं इसमें क्या है। Japan and India will be launching a joint lunar mission called the Lunar Polar Exploration Mission। तो जापान और इंडिया दोनों मिलकर लॉन्च करेगी। नेक्स्ट है इसका एम क्या है, तो उद्देश्य इसका है द एम इज टू पुट अ लैंडर एंड रोवर ऑन मून सरफेस। एक लैंडर और एक रोवर जो मून सरफेस है वहाँ पे ले जाना। नेक्स्ट है लॉन्चिंग ईयर, कब लॉन्च हो रही है, तो द मिशन विल बी लॉन्च्ड आफ्टर 2023, 2023 के बाद इसको शुरू किया जाएगा। Japanese space agency JAXA will be building the overall landing module and the rover, while the ISRO would develop the lander system। तो जो JAXA जापान की स्पेस एजेंसी कंपनी है वो लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर बनाएगी, वहीं जो ISRO है वो लैंडर सिस्टम को तैयार करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। The mission will be launched from Japan and the designated launch vehicle is the S3 rocket manufactured by the Mitsubishi Heavy Industry। जो मिशन है जापान से लॉन्च किया जाएगा और जो डेजिग्नेटेड व्हीकल है यानी जिस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा उसका नाम H3 रॉकेट है। ध्यान दीजिएगा किसी तरह का GSLV Mark 3 या GSLV या PSLV की बात नहीं कही गई है, ये H3 रॉकेट है जिसको मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड बनाएगी। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस क्या इस मिशन का। ऑब्जर्वेशनल डेटा सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर इन द पोलर रीजन ऑफ मून। द मिशन इंटेंडेड टू ऑब्टेन डेटा ऑन द क्वालिटी ऑफ द यूटिलाइजिंग सच रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन द फ्यूचर। तो जो ऑब्जर्वेशनल डेटा अभी तक मिला हमसे वही पता चलता है कि जो पोलर रीजन है मून का वहाँ पे पानी है, और ये जो मिशन है उसका काम ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उसकी कलेक्ट करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करें और उन डेटास को पॉजिटिव रिस्पांस में यूज़ करें, यानी कि सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन के तौर पे उसका इस्तेमाल करें भविष्य में। फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।